26 Men and a Girl। यह एक रूसी कहानी है। इसे लिखा है मैक्सिम गोर्की ने। इसका अनुवाद मैंने 26 आदमी और एक लड़की के नाम से किया है। तो चलिए सुनाता हूँ यह कहानी 26 आदमी और एक लड़की। हम थे कुल 26 लोग। मशीन नुमा 26 आदमी सीलन भरे एक तहखाने में बंद रहते थे, जहाँ सुबह से रात तक हम आटा गूँथने का काम करते थे, जिससे चकली और कुरकुरे बनाए जाते थे। तहखाने की खिड़कियाँ बाहर से लोहे के मोटे मोटे चैनलों से जड़ी हुई थीं और आटे के गर्द से अटी पड़ी थीं। उनके शीशों से सूरज की रोशनी के आने की मनाही थी। उनसे झांक कर देखने पर बाहर ईंट से बना हुआ एक कुंड दिखाई पड़ता था, जो काई जमने से हरा हो गया था। अपने होने का एहसास दिलाने के लिए हमारा मालिक खिड़कियों को लोहे की राड से पीटता रहता था, जिससे हम भिखारियों और काम न मिल पाने की वजह से भूख से तड़पते अपने सहकर्मियों को ब्रेड के टुकड़े तक नहीं दे पाते थे। वह हमें चोर उचक्के कहता था और खाने के लिए गोश्त की जगह सड़ी हुई अतड़ियाँ देता था। तहखाने की छत बहुत मोटी और नीची थी। उसकी दीवारें काली पड़ गई थीं और उन पर जगह जगह मकड़ियों ने जाले बुन रखे थे। वह पत्थर से बनी संदूक सा लगता था। उसमें काम करना बहुत दूभर और घुटन भरा था। दीवारें गंदी थीं और उनमें हमेशा सीलन रहती थी, जिससे वहाँ जीवन एकदम कठिन और घिनौना था। हम सुबह 5 बजे उठ जाते थे, थके हारे, सुस्त और बेपरवाह। शाम 6 बजे तक हम काम करते रहते थे। जब हम सो जाते तो हमारे दूसरे साथी काम शुरू कर देते। पूरे दिन सुबह से रात 10 बजे तक कुछ लोग आटा गूँथते, जबकि बाकी लोग एक लंबी मेज़ के ऊपर गूँथे हुए आटे को उलट पुलट कर फेरते रहते, ताकि उसकी लस्सी कायम रहे और वह रुक्खर न हो जाए। दिन भर एक बर्तन में गुड़ुर गुड़ुर पानी उबलता रहता था। चकलियों को पहले उसमें ही पकाया जाता था। बेकर का करछा चूल्हे पर तेज़ी से चलता रहता और वह झुंझला झुंझला कर पानी में उबल चुकी चकलियों को पकने के वास्ते गर्म ईंटों पर सरकाता जाता। सुबह से शाम तक भट्ठी में लकड़ियाँ धधकती हुई जलती रहतीं। लाल लपटों का प्रकाश जब कारखाने की दीवारों पर पड़ता तो वे हम पर हंसती हुई सी लगती थीं। विशाल भट्ठी किसी भीमकाय देव के विकृत सिर जैसी लगती थी, जो फर्श को तोड़कर बाहर निकल आया हो और प्रज्वलित ज्वालाओं से युक्त अपना मुंह खोल दिया हो। भट्ठी में जलती हुई आग ही उसकी सांसें थीं, जिसे वह हमारी तरफ फेंक रहा होता। भट्ठी में हवा आने जाने के लिए 2 छेद बने थे। वही उस निर्दयी एवं संवेदनहीन की आँखें थीं, जिनसे वह लगातार हमें ऐसे रूखेपन और मानवेतर ढंग से देखता सा लगता जैसे मालिक उबन और घमंड से घृणापूर्वक दासों को देखते हैं। दिन प्रतिदिन आटे के गर्द और गंदगी में रहते रहते हमारे पैर सुस्त हो गए। अत्यंत उमस और दुर्गंध में हम आटा गूँथते और चकलियाँ बनाते, जिससे हमारे शरीर से निकलने वाले पसीने भी उसी के साथ मिलते रहते। हमें अपने काम से ही घृणा मालूम होती थी। हमने कभी भी
अपनी बनाई चीज़ें नहीं खाईं। हम चकली की जगह ब्रेड खाना पसंद करते थे। एक लंबी मेज़ थी, उसके एक ओर 9 लोग और दूसरी ओर भी 9 लोग कई घंटे लगातार बैठकर काम करते रहते थे। हम सारे लोग अपने काम के इतने अभ्यस्त हो गए थे कि हमारे हाथ और उंगलियां बिना किसी चेष्टा के खुद ब खुद चलती रहती। अब तक हम लोगों ने एक दूसरे को इतना जान समझ लिया था कि अपने साथियों के चेहरे देखकर ही उनके मनोभाव समझ जाते थे। कोई किसी के प्रति कुछ बुरा नहीं कहता था, इसके हम रियाजी हो चुके थे। बिना मतलब कोई किसी में खोट नहीं काटता था। जब तक किसी की नुक्ताचीनी करने की कोई वाजिब वजह नहीं मिलती, तब तक हमेशा हम चुप्पी साधे रहते और कभी कभी तो हम किसी में कमी ना निकालने की कसम तक खा लेते। क्योंकि दोष भी किसी को कैसे दिया जाएगा अगर उसके साथ निर्जीव जैसा व्यवहार किया जा रहा हो, अगर उसे पत्थर की मूर्त बना दिया गया हो और उसकी सारी भावनाएं हाड़ तोड़ मेहनत के नीचे रौंद कर रख दी गई हों। अपनी बात कहने का जिन्हें अख्तियार नहीं होता, उनके लिए चुप रहना बहुत भयानक और दर्दनाक होता है, किंतु जो बोलना ही नहीं जानते, उनके लिए तो चुप रहना बहुत सामान्य और हल्का है। कभी कभी हमारा कोई साथी गीत गाने लगता तो उसका गाना कुछ वैसा लगता जैसे कि काम करते करते थके हुए घोड़े की तरह वह उबासी लेने लगा हो। लेकिन धीरे धीरे वह ऐसा दर्द भरा गीत गा देता जिससे दिल का बोझ हल्का हो जाता। जब कोई गाना शुरू कर देता तो बाकी लोग उसे ध्यानपूर्वक सुनने लगते, लेकिन उसका गाना तहखाने की निचली छत के नीचे घुट घुट कर बंद हो जाता था। जैसे सर्द रातों में आकाश के नीचे साइबेरिया के घास के मैदान में जलाया गया कोई छोटा अलाव बुझ जाता है। तब उसका साथ देने के लिए कोई दूसरा आगे बढ़ता और दोनों की आवाज़ मिलकर उस छोटे से दड़बे में गूंजने लगती और अचानक से कई लोग गाना शुरू कर देते, जो एक ज्वार के रूप में उमड़ पड़ता। वह तेज से और तेज होता चला जाता। तब लगता कि उससे अंधेरा छट जाएगा और तहखाने की दीवारें ध्वस्त हो जाएंगी। फिर तो 26 के 26 सारे लोग एक साथ जोर जोर से गाने लगते और काफ़ी वक्त से रियाज की गई उनकी आवाज़ें पूरे कारखाने में भर जाती। छोटे से कमरे में गाने का सुर जब गूंजने लगता तो जान पड़ता कि दर्द को चुपचाप सहलाता, पुराने जख्मों को कुरेदता और दिल में अनेक तरह के जज्बातों को जगाता हुआ वह आहों कराहों हृदय को विदीर्ण करती चीत्कारों के रूप में दीवारों से टकरा रहा है। तब तक गाते गाते कोई एक जोर जोर से आहें भरने लगता तो अचानक कोई दूसरा भी चुप हो जाता और देर तक अपने साथियों के गाने को सुनता रहता, जब तक कि उसकी आवाज़ फिर उनके साथ मिलकर एकाकार न हो जाती। तब तक दूसरी तरफ से कोई काफ़ी अक्ल का घोड़ा दौड़ा लेने के बाद ज़ोर से चिल्ला पड़ता, आह, और धीरे धीरे गाना शुरू करता और भी लोग उसके साथ हो जाते। तब उसका गाते रहना इतना आसान हो जाता कि जैसे उसके सामने कोई चौड़ी पक्की सड़क हो और वह उस पर आराम से चलता जा रहा हो। भट्ठी की आग रोज़ जलती थी, बेकर का करछा रोज़ ईंट पर फिसलता था, बर्तन में पानी रोज़ उबलता था, आग की लपटों की रोशनी रोज़ दीवारों पर पड़ती थी और वे हमेशा हमारे ऊपर हंसती थीं। हमारे साथियों में से ही कुछ लोग दूसरों के द्वारा बनाए गए गीतों, जिसमें जिंदा मनुष्य के दुख और दासों की यातनाएं बताई गई होती, रोज़ गाया करते। हम 26 लोग पत्थर से बनी एक बड़ी बिल्डिंग के तहखाने में इसी तरह अपना जीवन काट रहे थे। वहाँ रहना हमारे लिए इतना कठिन था कि लगता बिल्डिंग की तीनों मंजिलें हमारे कंधे के ऊपर बनाई गई हैं।
गीतों के अलावा हमारे पास वहाँ एक अच्छी चीज़ थी जो हमारे लिए इतनी प्यारी थी कि हम उसे सूर से ज़्यादा तरजीह देते थे। दूसरी मंजिल पर एम्ब्रॉयडरी की एक दुकान थी जिसमें दर्जन का काम करने वाली बहुत सारी लड़कियों में एक 16 साल की लड़की थी। उसका नाम था तान्या। रोज़ सुबह वह आकर अपनी सुंदर नीली आँखों के साथ अपना क्रिस गुलाबी चेहरा हमारे कारखाने के दरवाजे की छोटी खिड़की से सटा देती और ज़ोर से चिल्लाकर बड़ी मीठी आवाज़ में हम लोगों से कहती, अरे प्यारे प्यारे मित्रों, चलो लाओ मुझे चकलियाँ दो। उसकी साफ आवाज़ सुनकर हम सभी अपने अपने सिर घुमाकर खुशी से आदतन उसके मुस्कुराते हुए सुंदर कमसिन चेहरे को देखने लग जाते। खिड़की के कांच से सटी उसकी नाक और मुस्कुराते रहने से खुले हुए होठों के नीचे चमकती धवल दंत पंक्तियां देखकर हमारे अंदर कुछ गर्मी आ जाती। एक दूसरे को धकियाते हुए हम दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ पड़ते। वहाँ प्यारी सी वह लड़की प्रसन्न चित्त मुद्रा में अंदर आने के लिए बेताब अपना दुपट्टा फैलाए हमारे सामने मुस्कुराती हुई खड़ी रहती थी। हमारे पास पहुँचते ही वह अपना चेहरा जरा ऊपर उठा लेती तो लगता कि उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा है। उसके लंबे घने भूरे बाल कंधे से नीचे लटककर सीने पर लोढ़ते रहते। हम गंदी नाली के कीड़े जैसे काले और बदबूदार लोग उसे निहारते रहते। दरवाजे की दहलीज 4 सीढ़ी ऊपर थी। अपनी जगह से दहलीज भी उसे घूरती रहती। वहीं खड़े खड़े हम अपने अपने सिर उठाकर उसे गुड मॉर्निंग कहते। उससे कहने के लिए हमारे पास यही सबसे अच्छे शब्द थे। उसके साथ बातचीत करते वक्त हम अपनी आवाज़ बहुत मुलायम रखते और मजाक भी बहुत नपे तुले शब्दों में करते। उसके लिए सब कुछ हमें बहुत खास रखना पड़ता था। बेकर भी उसके लिए अपने करछे से सबसे कुरकुरी और रूखी चकलियाँ बाहर निकालता और उन्हें बड़ी सावधानी से उसके दुपट्टे में रखता। हम उससे हिदायतन कहते, बच के जाना, देखना कि मालिक कहीं तुम्हें पकड़ न ले। हमारी बात पर वह शरारत से हंसने लगती और फिर खुशी से चिल्लाकर कहती, गुड बाय प्यारे मित्रों, और नन्ही सी चूहिया की तरह पल भर में हमारी आँखों से ओझल हो जाती। रोज़मर्रा का यही रूटीन था। हम उससे प्यार से बातें करते, वह मुस्कुराती हुई आती और हमें खुश करके मुस्कुराती हुई चली जाती। कल की तरह हमारा आज बीतता और आज की तरह कल। जब कोई आदमी ज़िंदा रहता है, उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं होता है तो वह स्थिति बड़ी कठिन और यातनादायी होती है। अगर ऐसे मनहूस दिनों में भी उसकी आत्मा नहीं मरती है तो वह काफ़ी दिनों तक ज़िंदा रहता है और ज़िंदगी भर उसे यातना पर यातना सहते रहना पड़ता है। हम औरतों के बारे में इतनी अश्लील भाषा में बातें किया करते कि कभी कभी हमें अपनी ही बातों पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती। वैसे हमारा वास्ता जिन औरतों से था वे उसी भाषा के लायक थीं, लेकिन तान्या से हमने कभी भी अशिष्ट भाषा में बात नहीं की। हमारे पास वह रोज़ आया करती, लेकिन क्या मजाल कि किसी ने उसे उंगली से छुआ भी। हमसे बेहूदे किस्म के मजाक भी सुनना पसंद नहीं करती थी वह। शायद इसकी वजह थी कि वह हमारे पास कभी ज़्यादा देर तक ठहरती नहीं थी। हम उसे बस उसी तरह देख पाते जैसे कि आसमान से टूटा हुआ तारा। फिर अचानक से वह गायब हो जाती। दूसरी वजह शायद थी कि वह रही एक नन्ही सी जान और गजब की खूबसूरती अपने लिए सबके अंदर आदर का भाव पैदा करती है, हमारे जैसे उजड़ लोगों के अंदर भी। इसके बावजूद हमारी दासनुमा हालत हमें बेवकूफ़ किस्म के गधे ही साबित करती थी। फिर भी हम जानवर तो हरगिज़ नहीं थे, आदमी थे।
इसलिए बिना किसी चीज़ की पूजा की हम रह नहीं सकते थे और तान्या के सिवाय हमारे लिए वहाँ पूजा की कोई दूसरी चीज़ थी भी नहीं। दर्जनों लोग उस बिल्डिंग में रहते थे, लेकिन उसके सिवाय वहाँ कोई भी तहखाने में रह रहे हम लोगों के साथ आदमी जैसा सलूक नहीं करता था। आखिरी और शायद सबसे अहम बात यह थी कि हम उसे अपना मानते थे। उसके सिवाय और कोई भी हमारी चकलियों की बड़ाई नहीं करता था, इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती थी कि हम उसे गर्मा गर्म कुरकुरी चकलियाँ दें। हमारे लिए रोज़ यह किसी देवी के ऊपर स्वयं को बलि चढ़ाने जैसा था, किंतु यही पवित्र अनुष्ठान रोज़ हमें उसके करीब जाने का अवसर प्रदान करता था। चकलियों के अलावा हम तान्या को ढेर सारे मशवरे देते थे, जैसे गर्म कपड़े पहना करो, सीढ़ियों पर दौड़ते हुए मत चढ़ो, लकड़ियों के बड़े बड़े गट्ठर मत उठाया करो इत्यादि। हमारी बातें वह मुस्करा कर सुन लेती, हंसकर उनका जवाब देती और कभी भी उन पर अमल न करती। फिर भी हम उसका ज़रा भी बुरा नहीं मानते, क्योंकि हम तो सिर्फ दिखाना चाहते थे कि हमें उसकी फिक्र रहती है। अक्सर वह हमारे पास अनेक आग्रह और अनुरोधों के साथ आया करती, जैसे उसके लिए तहखाने का विशाल द्वार खोलना, उसके लिए लकड़ी काटना या ऐसे ही और दूसरे भी काम जो वह करवाना चाहती। हम खुशी खुशी और गर्व के साथ उसका कहा किया करते थे। किंतु जब हमारा कोई साथी उससे अपनी कमीज़ मरम्मत करने के लिए कह देता, तो वह मुंह फुलाकर घृणापूर्वक नकनकाने लगती, हाँ ठीक है कर दूंगी। मगर हमारा जो साथी मूर्ख बन गया रहता, हम सब उस पर खूब हंसते और दोबारा फिर कभी तान्या से अपना कोई काम करने के लिए नहीं कहते। हमारे लिए यही कहाँ कम था कि हम उसे प्यार करते थे। एक आदमी हमेशा किसी न किसी को प्यार करना चाहता है, फिर भी कभी कभी वह उसका गला भी घोंट देता है, उस पर कलंक लगा देता है, उसकी ज़िंदगी नरक बना देता है। लेकिन ऐसा कोई तभी कर सकता है जब वह अपने प्रेमिका का सम्मान नहीं करता है। हमें तो तान्या को प्यार ही करना था, क्योंकि वहाँ दूसरा कोई था ही नहीं जिसे हम प्यार करते। कभी कभी तो हमारा ही कोई साथी कुतर्क करने पर उतर आता, उस लड़की के अंदर ऐसा क्या है जो सबसे अलग है, हम उसे इतना लाड़ प्यार क्यों करने लगे हैं, हमने बेवजह उसका हवा बना कर रख दिया है। इस प्रकार कुतर्क करने वाला आदमी दूसरे ही पल चुप हो जाता, क्योंकि हमें किसी को तो प्यार करना ही था। वह लड़की हमें नसीब से मिल गई तो हम उसे प्यार करने लगे। हम 26 लोग उस अकेली एक लड़की से प्यार करते थे। वह हमारे लिए एक जीता जागता पवित्र स्मारक थी। जो भी उसका विरोधी था वह हमारा दुश्मन था। हम उसे जितना प्यार करते थे वह हमारे लिए अपर्याप्त था, फिर भी बहुत था, इसलिए हम चाहते थे कि वह परम पवित्र रहे। हमारा प्यार उतना आसान कदापि नहीं था जितना कि नफ़रत। यह एक वजह हो सकती है कि कुछ घमंडी लोग किसी के दिल में जगह बनाने के लिए नफ़रत को प्यार से अधिक तरजीह देते हैं। अगर ऐसा है भी तो वे हमें बहिष्कृत क्यों नहीं करते। चकलियाँ बनाने के अलावा हमारे मालिक के पास पाव रोटी बनाने की भी एक बेकरी थी, और वह भी उसी बिल्डिंग में। एक दीवार बनाकर हमारे कारखाने से उसे अलग कर दिया गया था। उसमें कुल 4 कारीगर काम करते थे, लेकिन अपने काम को अधिक साफ स्वच्छ मानकर वे हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखते थे और ख़ुद को हमसे बेहतर समझते थे। वे कभी भी हमसे मिलने जुलने नहीं आते थे और बाहर कहीं मिल जाने पर नाजायज़ तरीके से हमारी खिल्ली उड़ाते थे। मालिक ने हमें उनके पास जाने से मना किया था। शायद उसे डर था कि हम वहां जाकर पाव रोटी चुरा लेंगे, इसलिए हमें उनसे इतनी नफ़रत हो गई थी कि हम उनके बारे में सोचते भी नहीं थे। उनका काम आसान था, वे हमसे अधिक कमाते थे, उन्हें अच्छा अच्छा खाने के लिए मिलता था
उनका कारखाना काफ़ी लंबा चौड़ा और रोशनी युक्त था। हमारे बरक्स वे अधिक साफ सुथरे थे और तंदुरुस्त थे। हम काले कलूटे और मरियल से थे। 3 तो भयंकर सिफिलिस से ग्रसित थे, कुछ चर्म रोग से पीड़ित थे और एक तो गठिया से लगभग अपंग हो चुका था। छुट्टियों में और बंदी के दिनों में वे चारों जैकेट और चमड़े के चमचमाते जूते पहनते थे। उनमें से 2 के पास अकॉर्डियन था। उसे लेकर वे अक्सर पार्क में जाकर रंगरेलियाँ मनाते थे। दूसरी तरफ हम फटे हाल थे और जूते भी पुराने ढंग के पहनते थे, इसलिए पुलिस हमें पार्क के अंदर जाने ही नहीं देती थी। इस वजह से वे हमें फूटी आँखों नहीं सुहाते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि पाव रोटी का एक कारीगर पीकर टली हो गया और मालिक ने उसे काम से निकाल दिया। उसकी जगह उसने एक नया आदमी रख लिया जो पहले फौज में हुआ करता था। वह सिल्क की चमचमाती वास्कट और हाथ में सोने की चेन लगी घड़ी पहन कर आता था। हम लोग उस रंगीले नौजवान को देखने के लिए हमेशा आंखें बिछाए रहते थे। उसकी एक झलक पाने के लिए हमारा कोई न कोई साथी हम हमेशा बाहर ही निकला रहता था। लेकिन कभी कभी वह खुद हमारे कारखाने में चला आता था। अपने बूट की ठोकर से वह दरवाज़ा खोलता और उसे खुला ही छोड़कर दहलीज पर खड़े खड़े मुस्कराता और तब कहता, भगवान बचाए तुम लोगों से यार, पता नहीं कैसे यहाँ काम करते हो तुम लोग। खुले दरवाजे के रास्ते सर्द कुहासा आकर उसके पैरों के चारों ओर लिपट जाता, किंतु वह दहलीज पर ही खड़ा रहता और ऊपर ही से हमें निहारता रहता। उसकी ऐंठी हुई भूरी मूँछों के नीचे उसके सफ़ेद दांत चमकते हुए हमें दिखाई देते। उसकी वास्कट सचमुच बहुत खास थी। उसका रंग गहरा नीला था, उसमें फूल कढ़े हुए थे। वह चमकदार थी और उसमें एक ख़ास किस्म के लाल पत्थर से बनी बटन लगी हुई थी और उसकी घड़ी का तो कहना ही क्या। फौजी तो वह था ही, खूबसूरत भी था, लंबा तगड़ा था, गाल उसके लाल थे, बड़ी बड़ी चमकीली आँखें थीं और नज़र बिल्कुल स्पष्ट और मिलनसार थी उसकी। सिर पर वह कलफ लगी सफ़ेद कैप और चमचमाते कपड़ों के नीचे पैरों में वह नुकीले और स्टाइलिश साफ सुथरे जूते पहनता था। एक दिन हमारे बेकर ने बड़ी विनम्रता से उससे दरवाज़ा बंद करने के लिए कहा। उसने लापरवाही से दरवाज़ा बंद किया और मालिक के बारे में पूछने लगा। हम देर तक आपस में उससे यह कहने के लिए गुफ्तगू करते रहे कि मालिक तो बड़ा दुष्ट और नीच है, वह हमें यातना पर यातना देता रहता है और भी बहुत सी बातें हैं, सब कुछ यहाँ कहा नहीं जा सकता। फौजी अपनी मूँछों पर ताव देते हुए हमारी बातें सुनता रहा तथा अपनी साफ और सौम्य निगाहों से हमारा मुआयना सा करता रहा। तभी अचानक बोल पड़ा, तुम्हारे इर्द गिर्द यहाँ कई सारी लड़कियाँ मंडराती रहती हैं। हमारे कुछ साथी खिसियानी सी हंसी हंसने लगे, कई एक के चेहरे ऐंठने लगे और तब तक किसी ने कह दिया कि यूँ ही कुछ लेडीज स्कर्ट यहाँ वहाँ उड़ते रहते हैं। तो फौजी ने आंख मारी और ताबड़तोड़ व्यंग बोल दिया, तुम सब उनका उपयोग करते हो क्या? इस पर हम लोग हंस दिए, बड़ी बेहुदा और शर्मनाक हंसी। कई तो फौजी के साथ एक तरह की हिम्मत दिखाने लगे, उसके जैसा करतब कर लेने का दम्भ भरने लगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। बड़ी मुश्किल से एक ने सवाल में ही जवाब दिया, हम कैसे उनका उपयोग करेंगे? नहीं, ओह ज़रा मुश्किल है तुम लोगों के लिए। फौजी हमें टकटकी बांध कर देखते हुए बड़े टसन से बोला, तुम लोगों का कुछ सही नहीं है। मसलन तुम्हारा चाल चलन ठाट बाट। कोई भी औरत अपना दिल उसी को देती है जो टीप टाप से रहता है। उसे एक गबरू जवान चाहिए
जिसकी बॉडी हो, मसल्स हों और बाँह हो तो ऐसी। यह कहकर उसने अपनी पॉकेट से कोहनी तक की एक नकली दाहिनी बाँह निकालकर हमें दिखाने लगा। सफ़ेद दिखने वाली वह बाँह बहुत मजबूत थी और उस पर सुनहले रोएं चमक रहे थे। तुम्हें ज़रूरत है कि पहले तुम अपने पैरों को मजबूत बनाओ और अपने सीने में ताकत लाओ, और फिर ज़रूरत है कि तुम सज धज कर रहो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, जूते पहनो। देख ही रहे हो तुम लोग मुझे, लड़कियां पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। मैं किसी को कोलोल भी नहीं करता, किसी को इशारे तक नहीं करता, तो भी झुंड की झुंड मेरे ऊपर मरती हैं। वह आटे के एक पैकेट पर बैठ गया और देर तक बतियाता रहा कि लड़कियां क्यों उसके प्यार में पागल हैं और वह उन्हें खुश कैसे करता है। कुछ देर बाद वह गया तो दरवाज़ा चरमरा कर बंद हुआ और हम देर तक उसके और उसकी कहानियों के बारे में चुपचाप सोचते रहे। फिर अचानक सब लोग एक साथ कहने लगे कि वह कितना अच्छा आदमी है, कितना साधारण, किंतु कितना असाधारण है वह। अंदर आया, बैठा और हमसे इतनी बातें की। कोई भी तो हमारे पास नहीं आता है, इस तरह दोस्त जैसा बर्ताव कोई भी हमारे साथ नहीं करता है। इसलिए हमें उसके लिए भगवान से मिन्नत करनी चाहिए कि उन सारी दर्जन लड़कियों के साथ उसका प्रेम परवान चढ़ सके जो हमें बाहर देखकर घृणापूर्वक मुंह बिचकाती हैं, या हमें अनदेखा करके सीधे अपने रास्ते चली जाती हैं, या सर्दियों में जब वे सुंदर कैप और फर की कोट पहने हुए, या गर्मियों में अपनी रंगीन छतरियों के साथ अपने हैट में शौकवश फूल लगाए हुए हमारी खिड़कियों के आजू बाजू चक्कर काटती हैं और हम उन्हें बड़े अरमान से निहारते रह जाते हैं। हमें उनके बारे में ऐसी बातें करनी चाहिए कि अगर वे सुन लें तो शर्म लिहाज से डूब मरें। हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि वह तान्या को ख़राब नहीं करेगा। अचानक बेकर बड़े दुखी लहजे में बोला। हम उसकी बात सुनकर ऐसे चुप हुए जैसे किसी ने एकाएक हमें घूसा जड़ दिया हो। न जाने कैसे हम तान्या के बारे में भूल गए थे। फौजी की बुलंद बॉडी ने हमसे तान्या को अलग कर दिया था, लेकिन फिर ज़ोर ज़ोर से बहस मुबाहसा शुरू हो गया। कुछ लोग कहने लगे कि वह इतनी नीचे नहीं गिरेगी, कुछ इस बात पर जमे थे कि वह उसे बर्दाश्त भी नहीं करेगी। तीसरा ग्रुप तो बहुत आक्रामक हो गया। वह कहने लगा कि अगर वह उसके पास भी फटका तो हम उसकी हड्डी पसली एक कर देंगे। आखिरकार तय यह हुआ कि फौजी और तान्या दोनों पर नज़र रखी जाए और लड़की को ताकीद कर दिया जाए कि वह फौजी से सतर्क रहे। इसके साथ बहस खत्म हो गई। तकरीबन 1 महीना बीता और फौजी पाव रोटी सेकना सीख गया। वह लड़कियों के साथ बाहर घूमने जाता और अक्सर हमारे कारखाने में आता, लेकिन अपनी प्रेम लीला के बारे में कुछ नहीं कहता था। वह अपनी मूँछों पर सिर्फ ताव देता और मज़े से अपने होंठ चाटता। तान्या यथावत हंसती मुस्कुराती खुशी खुशी चकलियाँ लेने आया करती। जब हम उससे फौजी के बारे में पूछते तो वह उसे चश्मे वाला बंदर या इसी तरह के कुछ और दिलचस्प नामों से नवाजती। तब उसकी बातों से हमें बड़ा सुकून मिलता। दूसरी लड़कियों को फौजी के पीछे भागते देखकर हमें अपनी मासूका पर गर्व महसूस होता। फौजी के साथ उसके ताल्लुकात उसे बाकी लड़कियों से ऊपर उठा देते और उसकी वजह से हम फौजी के साथ रुखाई से पेश आने लगे। हम तान्या से और भी अधिक प्यार करने लगे। अब सुबह सुबह उसके आने पर हम कुछ ज़्यादा खुशी और मेहरबानी दिखाने लगे। एक दिन फौजी सुबह सुबह पी कर हमारे पास आ गया। बैठते ही वह हंसने लगा। जब हमने हंसने की वजह पूछी तो उसने कहा, लिडका और गुरुस्का दोनों लड़कियां मेरे ऊपर मरी जा रही हैं। मुझे पाने के लिए वे आपस में लड़ मर रही हैं। काका कैसे भी एक दूसरे के कपड़े फाड़ रही थी। हा 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 हा।
एक दूसरे के बाल पकड़कर वे बरामदे के फर्श पर ही पटकम पटकी कर रही थीं, कभी लिटका ऊपर तो कभी गुरस्का ऊपर। हा हा हा। दोनों एक दूसरे के चेहरे को काट नोच रही थीं। बहुत मज़ा आया मुझे। क्या ये लड़कियां कायदे से लड़ झगड़ भी नहीं सकती हैं? काटना नोचना ज़रूरी है क्या? एक बेंच पर बैठा था वह, स्वस्थ, साफ सुथरा और प्रसन्न। बस केवल हंसते जा रहा था, हंसते जा रहा था। हम चुप थे, लेकिन किसी प्रकार वह आज हमें अच्छा नहीं लग रहा था। दादा देख रहे हो ना तुम लोग, अब मैं क्या कहूँ अपने भाग्य को। ये लड़कियाँ भी है ना, एकदम पागल होती हैं। एक जोर की चीख निकली और अगले पल एक बिल्कुल नंग धड़ंग। भगवान कसम। सुनहले रोह से चमकते अपने गोरे गोरे हाथों से वह घुटनों पर जोर जोर से थपकियाँ देकर आवाज़ निकाल रहा था और हमारी तरफ हैरान कर देने वाली खुशगवार निगाहों से ऐसे देख रहा था जैसे अपने ताईं वह सचमुच लड़कियों की दीवानगी को समझ न सका हो। उसका चिकना लाल चेहरा संतोष और आनंद से दमक रहा था और रह रह कर वह अपने होंठ चाट रहा था। अकस्मात हमारे बेकर ने अपना करछा चूल्हे पर पटका और व्यंग्यपूर्वक बोला, अरे गैरों को पटाना कोई बहुत बड़ी हिम्मत नहीं है। तान्या जैसी लड़की को पटा कर दिखाओ तो जाने। क्या 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 तुम मुझसे कुछ कह रहे हो? फौजी ने तमतमा कर पूछा। हाँ, तुमसे ही। क्या कहा? ज़रा फिर से बोलो। कुछ नहीं, कह दिया जो कहना था। नहीं नहीं, एक मिनट। क्या अरे गैरों? क्या तान्या? बेकर चुप रहा। वह जल्दी जल्दी अपना करछा चलाने लगा। उबली हुई चकलियों को पानी से निकाला और तैयार चकलियों को हुक से फंसाकर लड़कों के पास फेंकने लगा ताकि वे उन्हें पैक कर सकें। वह ऐसा दिखा रहा था जैसे फौजी के साथ कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन फौजी तो गुस्से से आग बबूला था। अपनी जगह से उठकर वह बेकर तक गया। अपने एक हाथ से उसने करछे का हैंडल पकड़ लिया और दूसरा हाथ हवा में लहराते हुए बोला, नहीं नहीं, तुम मुझसे कुछ कह रहे थे। मुझसे पंगा मत लो, समझे? कोई लड़की नहीं मना कर सकती मुझे, कोई भी नहीं, चाहे वह कोई हूर ही क्यों ना हो। फिर तान्या क्या चीज़ है? और तुम तौहीन कर रहे हो, वह भी मेरी। वास्तव में वह बेइज्जती महसूस कर रहा था। संभव है उसके आत्मसम्मान का दारोमदार बस लड़कियों को फंसाने के कौशल पर टिका हो और इसी के बल पर वह जिंदा दिली महसूस करता हो। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में दिलजोई का जरिया जहनो जिस्म की कोई बीमारी होती है। वे हमेशा उसी के लिए जीते मरते हैं, उसी के लिए नाना प्रकार के कष्ट उठाते हैं। अगर उन्हें कोई शिकायत भी है तो बस उसी के लिए। घूम फिर कर वे अपने साथियों से बस उसी के बारे में बात करते हैं। उसी के लिए वे दूसरों से हमदर्दी की चाहत रखते हैं और उसके बगैर वे अपना जीवन ही व्यर्थ समझते हैं। अगर उस बीमारी को दूर कर दिया जाए या जड़ से उसका इलाज कर दिया जाए तो वे दुखी हो जाएंगे, क्योंकि वही उनकी ज़िंदगी का आधार बन चुकी होती है। उसके बिना वे नाचीज़ बनकर रह जाएंगी। कभी कभी मनुष्य का जीवन इतना असहाय हो जाता है कि वह किसी न किसी लत में पड़ जाता है और फिर उसी के सहारे जीने मरने लगता है। कहने के लिए तो यह भी कहा जाता है कि आदमी ऊबन से बाहर निकलने के लिए किसी लत का शिकार होता है। विक्षिप्त फौजी ने बेकर को धक्का दिया और झल्ला पड़ा, हे, कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम ही बोलो। बेकर भी यकायक तैश में आ गया। अच्छा, तुम तो तान्या को जानते ही होगे, बहुत अच्छी तरह से। फौजी बोला, तो उसे पटा कर दिखाओ। बेकर ने चैलेंज किया। मुझसे कह रहे हो? हाँ हाँ, तुम्ही से कह रहा हूँ। वह तो कुछ भी नहीं है, उसे पटाना
मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो ठीक है, हम देखेंगे, तुम लोग देखोगे। तान्या तो तुम्हें घास भी नहीं डालेगी, बेकर ने यकीन से कहा। बस 1 महीना लगेगा, फिर देख लेना। बाप रे, यार तुम कितने बड़े फेंकू हो। यकीन नहीं आ रहा है ना? 2 हफ्तों के अंदर पता लग जाएगा। लड़कियों को तो मैं अपनी कानी उंगली पर नचाता हूँ। तुम तान्या की बात कर रहे हो? उसे पटाना तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जाओ यार, हलवा है क्या? काम करो अपना, बहुत देखे तुम्हारी जैसी। बेकर बोला। सिर्फ 2 हफ्ते, फिर देख लेना कि तुम लोग क्या हो और मैं क्या हूँ। जाओ, अच्छा चले जाओ, भेजा मत चाटो, बस इसी में खैरियत है। अचानक बेकर भड़क गया और अपने करछे को हवा में घुमाते हुए बोला तो फौजी घबरा कर पीछे हट गया। कुछ देर हमें घूरता रहा और जब जाने लगा तो आंख दिखाते हुए बोला, देख लूँगा तुम्हें। जब वे लड़ रहे थे तो हम चुपचाप उन्हें सुनते रहे, लेकिन फौजी के जाते ही हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। किसी ने बेकर पर चिल्लाते हुए कहा, पवेल, बहुत बुरा किया है तूने, जाओ काम करो अपना। बेकर गुस्से से झड़कते हुए बोला। हम सब सोच रहे थे कि फौजी के दिल पर चोट लगी है, जिससे अब तान्या के ऊपर खतरा पैदा हो गया है। तभी हमारे मन में सवाल पैदा हुआ, क्या होगा? क्या तान्या फौजी से पंगा लेगी? इस पर लगभग सभी लोगों ने बड़े यकीन और जोश के साथ चिल्लाते हुए कहा, तान्या? वह ले लेगी पंगा, मसल्स उसे चारा नहीं डाल पाएंगे। उत्तेजना बस हम अपनी आराध्य देवी के सामर्थ्य की परीक्षा लेने पर उतर आए। हमारी देवी बहुत शक्तिशाली है और वह अवश्य जीतेगी। यह साबित करने के लिए हमने आपस में ज़ोरदार खींचातानी शुरू की। तब हम सब मिलकर विचार इस बिंदु पर करने लगे कि क्या हमने फौजी को पूरी तरह से भड़का दिया है, या जो कुछ उसके साथ हुआ वह सब कुछ भूल जाएगा और उसे फिर छेड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। टेंशन से हमारा मूड अपसेट हो गया। ऐसा हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ था। हम दिन भर तर्क वितर्क करते रहे। हम आश्चर्यजनक ढंग से स्मार्ट हो गए और अच्छी अच्छी तथा ज़्यादा बातें करने लगे। ऐसा लग रहा था कि हम चौसर का खेल खेल रहे हैं और अपनी तान्या को हमने दांव पर लगा दिया है। जब हमने फौजी के साथ कारीगरों के मुंह से सुना कि वह तान्या को पटाने के लिए रात का दिन कर दिया है, तो हम भयानक रूप से इतना उत्तेजित हो गए कि हमने इसकी नोटिस ही नहीं की कि मालिक हमारी गफलत का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर प्रतिदिन लगभग 2 कुंटल आटा ज़्यादा खपाकर हमसे अधिक काम करवाने लगा। तान्या हमारे हमेशा चित्त पर चढ़ी रहती। रोज़ सुबह हम बड़ी व्याकुलता से उसका इंतज़ार करते थे। कभी कभी हमें लगता था कि वह आएगी, लेकिन वह पहले वाली तान्या नहीं बल्कि दूसरी तान्या होगी। हम अपने तर्क वितर्क के बारे में उसको कुछ नहीं बताते थे, उससे कुछ पूछते भी नहीं थे, अपने उस प्यार के बारे में भी नहीं जिसके हम तलबगार बन चुके थे। हमारे आचरण में सिर्फ एक परिवर्तन आया था और ज़बरदस्त आया था। हमारे अंदर उसे लेकर बड़ी तेज़ जिज्ञासा उत्पन्न हो गई थी, चाकू की धार से भी तेज। भाइयों, वक्त हो गया है। एक दिन सुबह अपना काम शुरू करते करते बेकर ने कहा। उसके याद दिलाए बिना ही हमें याद था। हम चुपचाप अपना काम करते रहे। उसने आगे कहा, ध्यान से देखते रहो, वह जल्दी ही अंदर आने वाली है। वह कोई चीज़ नहीं है जिसे हम देखते रहें। अचानक कोई अफसोसजनक लहजे में चिल्ला पड़ा। एक बार फिर ज़ोर ज़ोर से बड़ी रोचक बहस शुरू हो गई। आखिरकार आज हम जान पाए कि जिसे हम प्यार करते हैं वह कितनी दिलकश और पाकीज़ा है। उस दिन सुबह हम सोच रहे थे कि हमारी शर्त बहुत ख़तरनाक है। परीक्षा ही कहीं हमारी आराध्य देवी की
बर्बादी की वजह न बन जाए। इन दिनों अक्सर हम सुनते थे कि फौजी तान्या के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। फिर भी किसी ने उससे यह पूछने की जहमत नहीं उठाई कि फौजी के वह किस नज़र से देखती है। पूर्ववत वह चकलियाँ लेने आ जाया करती थी, जैसा कि बेकर ने अभी भविष्यवाणी की थी। हमें तान्या की आवाज़ सुनाई पड़ी, मेरे प्यारे दोस्तों, लो मैं आ गई। हमने उसे जल्दी से अंदर ले लिया, लेकिन चारों तरफ अजीब तरह का सन्नाटा पसरा रहा। हम सब की निगाहें उसके ऊपर ही टिकी थीं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था कि उससे क्या कहे या क्या पूछे। हम एक झुंड में उसके सामने संदेह के पुतले बने खड़े थे। हमारे खैर मकदम करने के तरीके पर वह हैरान थी। अचानक वह अस्थिर और अशांत होने लगी तथा विकृत आवाज़ में बोली, गलतियाँ तो सबसे होती हैं, लेकिन इतने बदले बदले से आज क्यों हो तुम लोग? और तुम? बेकर तुरंत बोला। उसकी निगाह पल भर के लिए भी तान्या से दूर नहीं हट रही थी। उसकी जिद साफ साफ नज़र आ रही थी। चलो छोड़ो, अच्छा लाओ चकलियाँ दो मुझे, चलो जल्दी करो। कभी भी उसने इस तरह हमसे घाई करने के लिए नहीं कहा था। इतनी जल्दी भी क्या है? बेकर ने हठ करते हुए कहा। वह न तो अपनी जगह से हिल रहा था और न ही अपनी नज़र उस पर से हटा रहा था। अचानक से वह मुड़ी और दरवाजे से निकलकर गायब हो गई। बेकर ने अपना करछा लिया और भट्ठी की ओर जाते हुए धीरे से बोला, इसका मतलब उसने अपनी कारगुजारी कर गुजरी। फौजी साला। जैसे भेड़ें एक दूसरे को धकियाते हुए अपने रास्ते चलती हैं, उसी तरह हम भी धक्का मुक्की करते हुए मेज़ की तरफ बढ़े। वहाँ अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि किसी ने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन हो सकता है देखो अब से कोई भी उसका जिक्र नहीं करेगा। बेकर चिल्लाया। हम सब उसे होशियार समझते थे, अपने से ज़्यादा होशियार। उसकी चीख बता रही थी कि फौजी जीत गया। हम लाचार और दुखी थे। लंच के वक्त 12 बजे फौजी अंदर आ गया। हमेशा की तरह वह सज संवर कर छैला बना हुआ था और सीधे हमारी आंखों में देख रहा था, लेकिन हमें उसे देखने में घिन आ रही थी। जरा सुनिए आदरणीय सज्जनों, वह व्यंग से बोला। जरा सुनिए आदरणीय सज्जनों, वह व्यंग बोलने लगा। आप लोग चाहते थे ना कि मैं आपको फौजी का करतब दिखाऊं? तो अब दहलीज पर आ जाइए और दरवाजे की दरारों से झांक कर बाहर देखिए, पल्ले कुछ पड़ा कि नहीं। इतना कहकर वह चला गया तो आनन फानन में हम दरवाजे के पास आकर भीड़ की शक्ल में जमा हो गए और दरारों से अपनी आंखें सटाकर बाहर यार्ड में देखने लगे। ज़्यादा वक्त नहीं बीता। बर्फीले पानी एवं कीचड़ से युक्त गड्ढों को कूदती फांदती तान्या जल्दी जल्दी आती हुई दिखाई दी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। आगे जाकर वह एक तहखाने में लुप्त हो गई। उसी के पीछे पीछे मुंह से सीटी बजाता हुआ फौजी बहुत आराम से चलता जा रहा था। उसके हाथ उसकी जेबों में थे और वह रह रह कर अपनी मूछें ऐंठ रहा था। बरसात शुरू हो गई। पानी की बूंदें ताल, पोखर और गड्ढों में टिप टिप गिरने लगीं। दिन बड़ा उदास हो गया, गीला और सड़ेला। अक्खा धरातल कीचड़ के पैबंद से पट गया। छतों पर जमी बर्फ धुंधले मलिन आवरण से ढक गई। छतों पर जमी बर्फ धुंधले मलिन आवरण से ढक गई। बारिश धीरे धीरे मध्यम पड़ती जा रही थी। हम बौड़ों की तरह बारिश के थमने का इंतज़ार करते रहे। हमेशा की तरह मूँछों पर ताव देते हुए तहखाने से पहले फौजी बाहर निकला और मज़े से टहलता हुआ यार्ड के पार चला गया। तब निकली तान्या। उसकी आँखें, हाँ, अब उसकी आँखें खुशी से चमक रही थीं और होठों पर मुस्कान खेल रही थी। वह जैसे स्वप्न में चल रही थी, हिलते हुए, डगमगाते हुए। अब हमसे चुप न रहा गया। दरवाज़ा खोलकर हम एक साथ बाहर निकले
और यार्ड में चले गए। वहाँ शरारत भरी नज़र से हम मुंह से सीटियाँ बजाने लगे और तान्या की तरफ इशारे करके ऊंची आवाज़ में तरह तरह के फिक्रे कसने लगी। हमें बाहर देखकर वह चकित रह गई और जहाँ की तहाँ कीचड़ में ही जड़वत स्थिर हो गई। हमने उसे चारों ओर से घेर लिया और बुरी नज़रों से घूरने लगी। हम उसे गालियाँ देने लगे, तरह तरह के अश्लील जुमले बोलने लगे और बहुत कुछ, जिससे वह लज्जा से गड़ जाए। यह सब जल्दबाजी में नहीं बल्कि बहुत इत्मीनान से किया हमने, क्योंकि वहाँ से खिसकने का उसके लिए कोई रास्ता नहीं था। वह चारों ओर से घिर चुकी थी, इसलिए हमने जी भर कर उसे ताने दिए। गनीमत सिर्फ यह हुई कि पता नहीं क्यों किसी ने उस पर हाथ नहीं छोड़ा, लेकिन सभी लोग ज़ोरदार ढंग से लगातार उस पर भद्दी भद्दी गालियों की बौछार करते रहे। वह बीच में खड़ी कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ अपना सिर घुमा घुमा कर हमारी गालियाँ सुनती रही। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अभी थोड़ी देर पहले नीली नीली उसकी आंखें जो खुशी से चमक रही थीं, वे आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं। वह लंबी लंबी सांसें लेने लगी और उसके होंठ कांपने लगे। हम उसे अभी भी घेरे खड़े थे। उसने हमें धोखा दिया था, इसलिए हम उससे अपना बदला चुका रहे थे। वह हमारी थी, हमने उसे अपना सबसे अच्छा दिया। भले वह तुच्छ ही हो, लेकिन हमारा था। हम 26 लोग और वह अकेली, फिर भी हम उसके कसूर के बराबर उसे जख्म ना दे सके। कितनी तो फजीहत की उसकी। वह हमें हैरान कर देने वाली निगाहों से देख रही थी। वह कांप रही थी, उसका अंग अंग हिल रहा था। मगर हम हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे, भेड़ियों की तरह गुर्रा रहे थे। कुछ तमाशबीन भी वहाँ जमा हो गए। किसी ने उसकी जैकेट की बाँह पकड़कर खींच दी। बस अचानक उसकी आंखों से चिंगारी निकलने लगी। आहिस्ता से हाथों को उठाकर उसने अपना बाल ठीक किया और बहुत ऊंची आवाज़ में बोली, हट जाओ मेरे सामने से, यातना घर के कैदियों। और हमें रौंदती हुई निकल गई, जैसे हम वहाँ थे ही नहीं। कोई नहीं रोक सका उसे। घेरेबंदी से बाहर जाकर वह मुड़ी और हमें झड़कने लगी। गंदी नाली के कीड़ों, सूअर के बच्चों, केचुआ हो, छछूदर हो तुम सब, नाकिस कहीं की। और फ़ख्र से सिर ऊंचा किए चली गई। हम सारे बुद्धू लोग यार्ड के अंदर कीचड़ में ठगे से खड़े रह गए। भोरे आसमान से पानी की बूंदें झर झर झरती रहीं। सूर्य का कहीं अता पता नहीं था। हम भी चुपचाप वहाँ से धीरे धीरे पत्थर से बनी सीलन युक्त अपने बिल में घुस गए। पहले की तरह फिर कभी सूर्य हमारी खिड़कियों से नहीं झांका और तान्या भी फिर कभी नहीं आई।